ये कहानी राजन चतुर्वेदी की है, जो कि एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। सुंदर छवि, गोरा रंग, देखने में किसी राजा से कम न थे। उनकी छवि इतनी सुंदर थी कि देखने वालों की निगाहें कुछ देर के लिए उनके चेहरे पर ठहर जाती थीं। वह रोज अपने ऑफिस जाते एवं शाम को कभी कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताया करते थे। अभी तक वह अविवाहित थे। उनके जीवन में किसी भी स्त्री का आगमन नहीं हुआ था। एक दिन अपना काम करके वह वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था, जिसकी शाखाएं जर्जर हो चुकी थीं, पर फिर भी वह हरा भरा था। गर्मी के कारण थकान से चूर राजन कुछ देर उस पेड़ की छाया में बैठकर आराम करने लगा। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा के कारण उनकी आंख लग गई और सपने में उन्हें एक स्त्री दिखाई दी, जिसका रूप बहुत ही सुंदर था। आंखें सुंदर, तन जैसे कोई अप्सरा हो। उसके शरीर से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, जिसकी वजह से राजन उसके तरफ खींचा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ उसके लिए ही आई है। कुछ देर बाद राजन के दोस्त नितिन ने उसे पुकारा, क्या राजन घर नहीं चलना? आज यही सोने का इरादा है क्या? एक पल में राजन की नींद टूट गई और वह बोला, यहां एक स्त्री थी। इतना कहकर वह इधर उधर उस स्त्री को ढूंढने लगा। नितिन बोला, कौन स्त्री? शायद तुम सपना देख रहे थे, तुम्हें अब विवाह कर लेना चाहिए। और इतना कहकर वह जोर जोर से खिलखिला उठा। राजन ने कहा, हां, शायद मैं सपना ही देख रहा था, पर कैसी भिन्न भिन्न सुगंध थी उसकी काया में। मुझे अभी भी उस सुगंध का एहसास हो रहा है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। दूसरा दिन अमावस्या का दिन था। रात में दोनों अपना काम निपटाकर अपने अपने घर की ओर चले। तब राजन को उस पेड़ के नीचे वही स्त्री दिखाई दी, जो उससे सपने में दिखी थी। अचानक वह उसे देखकर चौंक गया। नितिन ने कहा, चलो भाई, बस आने वाली है। तुम कहां खो गए? नितिन की बात सुनकर राजन बोला, तुम चलो, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूं। नितिन के जाते ही राजन उस स्त्री के पास पहुंचा और स्त्री से बोला, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम इस तरह इतनी रात में इस पेड़ के नीचे क्या कर रही हो? कहां रहती हो तुम? स्त्री बोली, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और इतना कहकर जोर जोर से खिलखिला उठी। उसकी हंसी इतनी मीठी थी कि राजन उसकी ओर एकटक देखता रहा। उसका रूप, उसका सौंदर्य राजन को बेचैन कर रहा था। इतने में ही उस स्त्री ने राजन का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और पास में बैठा लिया। राजन जैसे कि उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। उसका शरीर उस स्त्री के स्पर्श से शून्य हो गया। स्त्री बोली, मेरा नाम मोहिनी है और मैं अनाथ हूं। इतना कहकर वह राजन की ओर आशा दृष्टि से देखने लगी। राजन ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो और अब तक तुम कहां रहती थी? मोहिनी ने उससे कहा, क्या करोगे जानकर? मैं अब तक अनाथालय में रहा करती थी, लेकिन जो अनाथालय चलाता था उसके मालिक की दृष्टि मुझ पर गई और वह मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। जैसे तैसे मैं अपने आप को उससे बचाकर भागी हूं। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी और राजन के कंधे पर अपना सिर रख दिया। राजन उसे बस एकटक ही देखे जा रहा था। जैसे ही दिन निकलने की शुरुआत हुई और वह गायब हो गई, सुबह शोर से राजन की आंखें खुली और पास में खड़ा व्यक्ति उससे कह रहा था, क्या बाबूजी आज यही सो गए, घर नहीं गए? राजन उठकर अपने घर ओर चल दिया और जल्दी नहा धोकर अपने ऑफिस पहुंच गया। राजन का मन आज काम में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में मोहिनी की छवि घूम रही थी और कानों में उसकी आवाजें सुनाई दे रही थीं। शाम के समय जब वह फिर घर की ओर जा रहा था, तब उसे उसी पेड़ के नीचे वह स्त्री दिखाई दी। राजन जल्दी जल्दी उसके पास गया। नितिन उसे देख रहा था कि वह कहां जा रहा है। राजन ने उससे पूछा, तुम कहां चली गई थी मोहिनी? मुझे छोड़कर। मोहिनी ने कहा, घर की तलाश में भटक रही हूं कि मुझे कुछ काम मिल जाए और रहने के लिए घर मिल जाए। राजन ने उससे कहा, तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। मोहिनी बोली, आपके परिवार के लोग क्या कहेंगे? राजन बोला, मैं अकेला रहता हूं और उन लोगों से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तब मोहिनी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, आप कभी किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपके साथ रहती हूं और ना ही किसी से
मुझे मिलवाने लाएंगे, बस तभी मैं आपके साथ रहूंगी। राजन ने स्वीकार कर लिया। मोहिनी राजन के साथ उसके घर चल दी। राजन मोहिनी का साथ पाकर बहुत खुश था। घर जाकर मोहिनी ने सारा काम संभाल लिया। राजन के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए और घर की सफाई की। और जब रात होती तब मोहिनी और भी सुंदर दिखाई देती। राजन जब ऑफिस से घर आया तो मोहिनी सज धज कर उसका इंतजार कर रही थी। राजन ने जब उसकी सुंदरता देखी तो वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके हाथ मोहिनी को छूने के लिए बेचैन हो उठे। राजन मोहिनी के पास आया और बोला कि वह उसके साथ प्रेम करना चाहता है। मोहिनी ने स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो कब से तैयार हूं, आप ही करीब नहीं आते। राजन को फिर वही भीनी भीनी सुगंध आने लगी और राजन मोहिनी के साथ काम वासना में सुख का आनंद लेने लगा। वह बहुत थक गया था, लेकिन मोहिनी उसे सोने नहीं देती। धीरे धीरे राजन के दिन ऐसे व्यतीत होने लगे, लेकिन वह दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। एक दिन जब उसके दोस्त नितिन ने उसे देखा तो कहा, भाई तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को दिखा दो। नितिन उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप की और डॉक्टर बोला, तुम शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो रहे हो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत अधिक सेक्स करते हो। जितना अधिक तुम आराम करोगे तुम्हारे लिए सही रहेगा। यह सुनकर नितिन हैरान हो गया। क्या कहा, सेक्स? पर डॉक्टर साहब, इसकी तो शादी नहीं हुई और ना ही आज तक ये किसी और के पास गया है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये इस तरह का व्यक्ति नहीं है। नीतेश डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो गया था। उसने राजन से पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो उसे पता नहीं? नीतेश बोला, राजन मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह ऐसी जानता हूं, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? राजन बोला, दोस्त ऐसी कोई बात नहीं, अगर होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। नीतीश ने कहा, चलो तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। राजन को मोहिनी का ख्याल आया। राजन ने उससे कहा, नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। इससे पहले राजन कभी भी नीतेश को घर आने से नहीं रोका था। नीतेश को कुछ अजीब तो लगा, पर वह राजन से कहा कि अच्छा, अपना ख्याल रखना और कोई भी जरूरत हो तो बताना, मैं चला आऊंगा। राजन रात को घर पहुंचा। मोहिनी उसका ही इंतजार कर रही थी। मोहिनी राजन से बोली, आज देर कदी कहां निकाल गए थे? राजन ने कहा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर मुझे मेरा दोस्त डॉक्टर के पास ले गया और पता है डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि मैं आजकल बहुत ज्यादा ही सेक्स करता हूं, इसलिए कमजोर हो गया हूं और मुझे सिर्फ आराम करना चाहिए। मोहिनी यह सुनकर खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मोहिनी मुझसे बोली, तुमने डॉक्टर को मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं? राजन बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन मोहिनी, कब तक ऐसा चलेगा? मैं सोच रहा हूं अपने माता पिता को बुलवाकर तुमसे मिलवा दूं, ताकि वह तुम्हें देख ले और पसंद कर ले। यह सुनकर मोहिनी घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? राजन बोला, पर क्यों नहीं मोहिनी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मोहिनी ने राजन से कहा, हमें विवाह करने की क्या जरूरत, हम तो बिना विवाह के भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे विवाह के बाद। राजन, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे। चलो अब भोजन कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहती हूं। राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, आज नहीं, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। पर मोहिनी वासना भरी निगाहों से उसकी ओर देखती रही। राजन इतना कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया और सोचने लगा कि मोहिनी ने शादी के लिए मना क्यों किया? क्यों मोहिनी सबसे छुप रही है? आखिर वजह क्या है? ये सोचते सोचते न जाने कब राजन को नींद लग गई। अचानक रात में वह चौंक कर जग गया और उसने देखा कि मोहिनी उसके पास बैठी है। उसने मोहिनी से कहा, तुम यहां कैसे आई और यह दरवाजा कैसे खोला तुमने? तुम यहां क्या कर रही हो? मोहिनी ने बिना कुछ कहे राजन को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगी। राजन ने कहा, नहीं मोहिनी, मुझे आराम करने दो। मोहिनी उससे अलग नहीं होना चाहती थी। मोहिनी ने राजन से कहा, बस मेरी आंखों में देखो। और राजन मोहिनी के बस में हो गया। अब मोहिनी जैसा कहती राजन को वैसा करना पड़ता। उसके बाद मोहिनी ने
राजन के साथ बहुत बुरी तरह संभोग किया, जिसके कारण वह बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसे होश आया तब दोपहर हो चुकी थी। राजन बिस्तर से उठने में असमर्थ था। वह उठता और चक्कर खाकर फिर से बिस्तर पर गिर जाता। उसने मोहिनी को आवाज लगाई, कहाँ हो तुम मोहिनी, मुझे पानी चाहिए। मगर मोहिनी ने राजन की नहीं सुनी। राजन ने जैसे तैसे उठकर दीवार के सहारे कमरे से बाहर आया तो उसने देखा मोहिनी जिंदा कबूतर को बहुत ही बेरहमी से नोच नोच कर खा रही है। राजन यह देखकर घबरा गया। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली और वह वापस से कमरे में चला गया। इधर नीतेश ने जब यह देखा कि राजन ऑफिस नहीं आया तो उसने सोचा कि कहीं राजन की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। ऑफिस खत्म होते ही वह राजन के घर की तरफ चल दिया। नीतीश ने घर पहुंचकर आवाज लगाई, राजन, राजन, कहां हो तुम, दरवाजा खोलो। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। नीतेश की चिंता और अधिक बढ़ गई और वह खिड़की से अंदर कूद गया। उसने देखा कि राजन बिना कपड़े के बेसुध पड़ा है। राजन को देखकर ऐसा लगता था मानो उसके शरीर से किसी ने सारी शक्ति खींच ली है। उसकी आंखें काली हो गई थीं, होठ सूखे और बेजान थे। उसके शरीर पर जगह जगह काटने व नाखूनों के निशान थे। नीतीश ने राजन को उठाकर कहा, दोस्त, क्या हाल बना लिया है, क्या हो गया है तुम्हें? राजन ने नीतीश को देखा और कहा, मुझे बचा लो दोस्त, मुझे बचा लो। यह कहकर वह फिर से बेहोश हो गया। नीतीश ने जैसे तैसे राजन को कपड़े पहनाए और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे दवाई दी। राजन को जब होश आया तब नीतीश ने पूछा, क्या हुआ राजन, अब तो बताओ क्या बात है। राजन ने नीतीश को मोहिनी के मिलने से लेकर अब तक की पूरी घटना सुनाई। नीतीश राजन की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजन की हालत देखकर अनदेखा भी नहीं कर सकता था। राजन के कुछ ठीक होने पर नीतीश उसे अपने घर ले गया। रात होने पर नीतीश ने राजन को दवाई दी और अपने साथ ही राजन का बिस्तरा भी डाल दिया। कुछ देर बाद दोनों को नींद लग गई। इधर जब मोहिनी ने देखा कि राजन घर पर नहीं है तो वह बेचैन हो उठी। उसने राजन को पुकारा। कुछ देर बाद राजन के कानों में आवाज पड़ी, राजन चले आओ, चले आओ राजन। राजन नींद में उठा और चलना चालू कर दिया। नीतीश की जैसे ही नींद टूटी तो उसने देखा कि राजन उसके पास नहीं है। वह राजन को इधर उधर देखने लगा। जब दरवाजे की तरफ ध्यान गया तो नीतीश उठकर राजन को ढूंढने लगा। सारे दरवाजे खुले हुए थे, पर यह क्या, सबसे बाहर का दरवाजा जिस पर उसने ताला लगाया हुआ था वह भी खुला हुआ था। नीतीश घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह राजन को ढूंढने के लिए और आगे बढ़ा। उसने देखा कि राजन अपने घर की तरफ चला जा रहा है। नीतीश ने उसे बहुत आवाज दी, पर राजन को जैसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। नीतीश एक पत्थर से बचकर नीचे गिर गया। अचानक एक आवाज आई, रुको, वो नहीं सुनेगा, वह सम्मोहन में बंधा हुआ है। नीतीश ये सुनकर हैरान हो गया। उसने बोला, कौन कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो? जब नीतीश ने गौर से देखा तो वहां पेड़ के ऊपर एक अघोरी बैठे हुए थे। नीतीश ने कहा, आप ये कैसा कह सकते हो, कैसा सम्मोह? अघोरी बाबा ने नीतीश को बताया, इसके ऊपर यक्षिणी का प्रभाव है, ये यक्षिणी के बस में है, इसका बच पाना बहुत मुश्किल है, वह इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। जा तू अपने घर जा। नीतीश ने कहा, नहीं बाबा, कोई तो रास्ता होगा, बचा लीजिए मेरे दोस्त को। अघोरी ने कहा, रास्ता तो है पर बहुत कठिन है, तुम कर सकोगे, बचा सकोगे अपने दोस्त की जान? नीतीश बोला, हाँ, बस आप उपाय बताइए। तब अघोरी बाबा ने अपने झोले में से एक अभिमंत्रित किया हुआ चाकू निकाला और नीतीश से बोले, इस चाकू के साथ मैंने कई वर्षों तक साधना की है, इस चाकू को ले जा और जब वह यक्षिणी पूरी तरह से काम वासना में लिप्त हो तब इस चाकू से उसके सीने पर वार करना। वह सर्वप्रथम अपने असली रूप में आ जाएगी, लेकिन उसे देखकर डरना मत। जब तुम उसके दिल पर मारोगे तो वह मर जाएगी। इधर राजन के आने पर मोहिनी ने उससे कहा, तुमने क्या सोचा मुझसे बचकर भाग जाओगे? मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने दे सकती। राजन ने मोहिनी से कहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था और तुम मुझे मारना चाहती हो, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। मोहिनी ने कहा, मैं तो तुम्हें बस प्यार करना चाहती हूं।
बस आज रात के बाद तुम आजाद हो जाओगे। चलो मेरे साथ। राजन ने कहा। आज रात में ऐसा क्या है? मोहिनी ने हंसकर जवाब दिया, आज अमावस की रात है। आज ही हम मिले थे। आज तुम मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट करोगे और मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी। आज मोहिनी राजन के साथ संभोग करने के बाद उसकी बलि देने वाली थी। मोहिनी ने आज कुछ विशेष तैयारी की थी। उसने राजन को ले जाकर पहले उसकी पूजा की, फिर उसे सुंदर सजे हुए सेज पर बैठाया। पर राजन डरा हुआ था। उसका मन संभोग करने में नहीं लग रहा था। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन मोहिनी उससे निपटने लगी। वह उसे हर तरह से उकसाने लगी, लेकिन राजन को डर के कारण संभोग के प्रति उत्साह न होता। आखिर मोहिनी ने उसे सम्मोहित करके अपनी हवस मिटाने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह से संभोग में डूब गई, तभी नीतेश चुपचाप आया और मोहिनी की तरफ चाकू लेकर लपका। नीतेश ने मोहिनी को संभालने का मौका नहीं दिया और उसके सीने पर चाकू से वार कर दिया। चाकू मारने पर मोहिनी बहुत ही डरावनी रूप में आ गई। उसका रूप देखकर राजन बेहोश हो गया। दोनों डर के कारण थर थर कांपने लगे। इतने में मोहिनी गायब हो गई। राजन ने अपने शरीर पर चादर लपेटा और दोनों वहां से भागे। रास्ते में वही अघोरी फिर से दोनों को मिला। अघोरी ने पूछा, अंत कर दिया उसका? नीतेश ने बताया, बाबा, मरते मरते वह अपने भयानक रूप में आ गई थी। हम डर गए थे। मैं उस पर दोबारा वार नहीं कर पाया। अघोरी ने कहा, क्या ये तुमने अच्छा नहीं किया? तुम्हारा दोस्त तो बच गया, लेकिन आज उसका अंत नहीं हुआ। वह सिर्फ घायल हुई है। वह फिर निकलेगी अपने शिकार की तलाश में। राजन ने घर पहुंचकर निर्णय लिया कि अब वह इस शहर में नहीं रुकेगा। वह अपने माँ बाप के पास वापस चला जाएगा। राजन नीतेश को अपनी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने गांव के लिए निकल गया। अमावस की वो काली रात अजीब सा सन्नाटा लपेटी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बीच बीच में कभी कुत्तों के भौंकने या कभी उनके रोने की आवाज आती। उस काली रात के अंधेरे में, जब दुनिया नींद के अघोष में थी, तब श्मशान में स्थित सबसे पुराने पीपल के नीचे कुछ हलचल हो रही थी। जिस श्मशान में दिन में भी लोग आने ऐसी डरते हैं, उसी श्मशान में पीपल के पेड़ के नीचे ही 28-29 साल का एक नौजवान सूर्यकांत बहुत ध्यान से कुछ तैयारियों में जुटा हुआ था। उसके मोबाइल का फ्लैश जला हुआ था और उसने उसे एक पेड़ के नीचे एक पत्थर से टिका कर रखा था। टार्च की रोशनी में वह थैली में देखता है। थैली से कुछ सामग्री निकाल करके नीचे इकट्ठा कर रहा था। कुछ ही देर में वह अपने साथ लाए झोले का सारा सामान जमीन पर निकाल चुका था। शराब की बोतल, सुगंध वाला इत्र, काला आटा, कोयला, एक काला मुर्गा, माचिस और एक लोहे की छुरी। सूर्यकांत ने अपने सारे वस्त्र उतारे और नांगावस्था में आ गया। फिर उसने गोल घेरा बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने आटे का घेरा बनाया, उसके बाद कोयले का घेरा। तीनों घेरे तैयार होने के बाद वह घेरे के अंदर पलथी मारकर बैठ गया। कुत्तों के रोने की आवाज बंद हो गई थी, हालांकि बीच बीच में मुर्गे की आती थी। पेड़ के ऊपर जुगनू मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पीपल की डाली पर कोई बल्ब बांध दिया हो। लेकिन सूर्यकांत इन सब बातों से बेखबर पूरे मन से वह काम कर रहा था जिसके लिए वो वहां आया था। सूर्यकांत बहुत सावधानी से अपने साथ लाए इत्र को चारों दिशाओं में छिड़क रहा था। फिर बचे हुए इत्र को अपने बदन पर मल लिया और उस समय हवा चलने लगी थी, इसलिए दीपक जलाने में उसे दिक्कत हो रही थी। लेकिन 3-4 बार की असफल कोशिश के बाद उसने माचिस से पहले दीपक को जलाया, फिर धूप को जलाया। उसका धुआं तुरंत ही वहां फैलने लगा। फिर उसने लोहे की चाकू को ध्यान से देखा, फिर मन ही मन कुछ बुदबुदाया। कुछ पलों के बाद पंखों की फड़फड़ाहट भी शांत हो गई। वही खामोशी, वह भी अब बिल्कुल शांत हो गई थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह साधना में लीन हो गया था। पिछले 1 हफ्तों से वह हर रात श्मशान में आकर यही प्रक्रिया बार बार किए जा रहा था। हर रात सभी सामग्रियों के साथ वह श्मशान में आता और आधी रात से साधना शुरू कर देता। यह साधना सुबह के 3 बजे तक चलती है। फिर वह वापस अपने घर लौट जाता। लेकिन आज जब उसने अपनी साधना समाप्त की तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी।
कुछ नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं है। 1 सप्ताह हो गए, लेकिन अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं कल से साधना के लिए नहीं जाऊंगा। सूर्यकांत का धैर्य जवाब दे रहा था, और इसका पहला कारण तो यह था कि उसने जिस उम्मीद के साथ साधना शुरू की थी, उसका फल उसे नहीं मिल रहा था। और दूसरा कारण यह था कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत पिशाच का भी वास होता है। उनके प्रकोप से बचने के लिए ही वह साधना के समय 3 घेरे बनाया करता। भूत से तो बच जाता, लेकिन रात को निकालने वाले कीड़े उसे लहू लहान कर देते हैं। वह साधना तो करता, लेकिन दर्द से बेचैन हो जाता। हर दिन उसका पूरा शरीर रक्त से भर जाता। उन कीड़ों के काटने के कारण उसके पूरे शरीर पर लाल लाल निशान उभर गए थे। जितनी उम्मीदों से सूर्यकांत ने साधना शुरू की थी, उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद भी उसके हाथ खाली थे। उसके हाथ की रेखाएं अब भी उससे नाराज आ रही थीं। अगले दिन वह साधना के लिए शमशान नहीं गया, लेकिन उसका शमशान नहीं जाना उस पर एक मुसीबत बनकर टूटा। आधी रात को उसे लगा कि उसे किसी ने हवा में उठाकर फेंक दिया है। उसने चारों ओर देखा और बोला, कौन है? और वह इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आया। उस रात उसके साथ 3 बार ऐसा ही हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात को डरते डरते वह किसी तरह सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। उसका पूरा शरीर फिशिंग वाले नुकीले दांतों से बंधा हुआ था, जिसके कारण ही उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। साथ ही उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थीं, और वहीं एक तरफ से मक्खियों को भगाता है तो मक्खियां दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती। उसके शरीर से निकला खून धीरे धीरे जमीन पर इकट्ठा हो रहा था। उसकी घाव पर मंडराने वाली मक्खियों ने अब अपना स्थान बदल दिया था, और अब वह जमीन पर जमे खून पर भिनभिना रही थी। यह देखकर सूर्यकांत जोर से चीखता है। इसके बाद उसका सपना टूट जाता है, और जब उसकी नजर अपने शरीर पर पड़ती है तो वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है। न तो उसका शरीर बंधा हुआ है और न ही उसके शरीर से खून निकाल रहा है। वह मक्खियां भी तो कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगली रात भी उसके साथ वही हुआ, लेकिन इस रात का अनुभव पिछली रात से भी भयानक था। आधी रात के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई स्त्री उसे घूरे जा रही है, और उस स्त्री के मुंह से रक्त की बूंदें टपक रही हैं। मांस का एक टुकड़ा उस स्त्री के मुंह में है, और जब सूर्यकांत की नजर अपने शरीर पर जाती है तो वो देखता है कि वह मांस का टुकड़ा उसी के शरीर ऐसी नोचा गया है जिसके कारण खून की धारा फूट है, और उसकी चादर उसके खून से भर गई है। दर्द और दहशत में आकर जब वह जोर से चिल्लाता है तो आसपास की सारी चीजें उसे फिर ऐसी समान दिखाई देने लगती हैं। लगातार घट रही घटनाएं उसे पागल बना रही थीं। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठे पंखे की ओर गौर से देख रहा था, तभी उसे कुछ याद आता है। सूर्यकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। उस रात वह फिर से श्मशान में साधना के लिए चला जाता है। 2 दिन तक उसके साथ कुछ नहीं घटा, लेकिन तीसरे दिन से उसे ऐसा लगता है कि वह जब मंत्र जाप कर रहा होता है तो कई औरतें बातें कर रही हैं, लेकिन वह क्या बातें करती हैं उसकी समझ में नहीं आता। उसे यह एहसास अब हर दिन होने लगता है कि कई औरतें उसके पास आकर बात करती हैं, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता। साधना के कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात उसे यह समझ में नहीं आता है कि मंत्र जाप के समय कई औरत नहीं बल्कि सिर्फ एक औरत की आवाज उसके कानों में आ रही थी, जो उससे से कह रही है, ये सब क्यों कर रहा है तू? मार दूंगी, चला जा अभी। तुझे पता नहीं है तू क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है तू? मार दूंगी मैं तुझे। सूर्यकांत डर से कांपने लगता है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। अगले दिन से तो उसे और भी आवाज सुनाई देने लगी। उसे ऐसा भी लगता कि किसी के पायल की आवाज आ रही है। तो कभी इसी बीच में उसे यह भी एहसास होता है कि उसकी पीठ पर कोई अपने नाखून से खरोच रहा है। कुछ महीने बाद अपने बंगले में बैठा सूर्यकांत चिमनी में ताके जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। बीच बीच में वह कस्त लगाता, फिर वो कहीं खो जाता। फिर मन में कहता है, सब कुछ तो पा लिया है मैंने,
यही चाहिए था ना मुझे। लेकिन फिर भी ये अशांति कैसी है? मेरे मन में क्यों ऐसा लगता है कि जेबें भरी हैं, लेकिन अभी वह बिल्कुल खाली, कुछ वैसा ही जैसे खालीपन कुछ महीने पहले था। अब सब कुछ उसके दिमाग में फ्लैशबैक में चालू होता है। कुछ दिनों पहले की बात है। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में रखी एक किताब पर सूर्यकांत की नजर गई। उस किताब के फ्रंट पेज पर बनी तस्वीर ने जैसे उसके ऊपर जादू कर दिया हो। वह बिल्कुल सम्मोहित होकर वह किताब पढ़ने लगा। 10 बजे दिन से शुरू हुआ, यह सिलसिला रात के 9 बजे तक चलता रहा। सूर्यकांत ने किताब में लिखी एक एक लाइन को जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, उस किताब के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। रात के 9 बज गए थे, इसलिए 2-3 लोग ही उस समय लाइब्रेरी में थे। लाइब्रेरियन लाइब्रेरी की दीवार पर लगी टिक टिक करती पुरानी सी घड़ी को देख रहा था। उसका बस चलता तो वह खुद घंटे की सुई को अपने हाथों से बढ़ाकर 9 बजा देता, क्योंकि 9 बजे लाइब्रेरी के बंद होने का समय होता है। लाइब्रेरियन का घर यहां से बहुत दूर था और वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी वह घर पहुंच सके, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। सूर्यकांत किताब में खोया हुआ था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने मोबाइल की ओर देखा तो उसमें ऐसा नाम लिखा हुआ था जिसे देखकर वह सोच रहा था कि उठाऊं या न उठाऊं। इतनी देर में लाइब्रेरी में जो भी लोग बैठे थे सभी लोग उसकी ओर घूरने लगे। लाइब्रेरियन का तो पहले से ही मूड खराब था और उसने भी सूर्यकांत की ओर गुस्से से देखा और इशारे इशारे में उसने लाइब्रेरी के बोर्ड की तरफ उसे देखने को कहा, जिसमें लिखा था कि लाइब्रेरी में मोबाइल को स्विच ऑफ रखे या साइलेंट मोड में। सूर्यकांत ने आंखों ही आंखों में उसे सॉरी कहा और मोबाइल लेकर लाइब्रेरी से बाहर आ गया। फोन रिसीव करते ही नागपाल ने सूर्यकांत को डांटते हुए कहा, अबे फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? सूर्यकांत ने बोला, वो भाई लाइब्रेरी में था। नागपाल ने कहा, भाई गया तेल लेने। ये बता पैसे कब दे रहा है? सूर्यकांत ने कहा, थोड़ी मोहलत और दे दो भाई, जल्द ही मैं पूरे पैसे चुका दूंगा। नागपाल ने कहा, मोहलत? मोहलत सुनकर मेरे कान पक गए हैं। पैसे ब्याज पर लेकर अयासी कर ली। अब पिछले 3 महीने से मोहलत मोहलत कर रहा है। तू कान खोलकर सुन ले। अगर मैं पैसे देना जानता हूं तो हलक में हाथ डालकर पैसे निकालना भी मुझे आता है। सूर्यकांत ने कहा, थोड़ा समय और दे दो भाई, आपको ऐसा करने की नौबत नहीं आएगी। सूर्यकांत गिड़गिड़ाने लगा तो नागपाल ने 1 महीने का समय और दे दिया, लेकिन साथ ही यह धमकी भी दी कि 1 महीने के बाद अगर उसके पैसे उसने वापस नहीं लौटाए तो उसके ऊपर वो तेजाब डाल देगा। नागपाल की क्रूरता के बारे में सूर्यकांत को बिल्कुल पता नहीं था। पिछले 3 महीने से वह अजीब सी मेंटल की स्थिति से गुजर रहा था। एक पल तो उसका मन करता कि वह कहीं भाग जाए, लेकिन नताशा को छोड़कर वह कैसे भाग सकता था? नताशा उसकी गर्लफ्रेंड थी और वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। यह बात नागपाल जानता था, इसलिए उसके आदमी नताशा पर हमेशा नजर रखे हुए थे। सूर्यकांत शहर के सबसे बड़े होटल में वेटर का काम करता था। हर दिन अमीर लोग उस होटल में आते और अपना समय बिताते। वह अमीर लोगों की लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित था और उनकी लंबी लंबी गाड़ियों को देखकर उसकी आंखों में भी ख्वाब बस गए थे। वह भी उनकी तरह अमीर बनना चाहता था। 6 महीना पहले अमीर बनने की उसकी यह चाहत उसे शहर के सबसे बड़े जुए के अड्डे तक ले गई। उस दिन सूर्यकांत का शायद भाग ही प्रबल था। तभी तो जुए के अड्डे पर काट की सारी पत्तियां उसके फेवर में आ गई थीं। जेब में लाए पैसे से 6 गुना कमाई करके वो अपने घर लौटा और उन पैसों से पहली बार उसने नताशा को एक महंगा गिफ्ट खरीद कर दिया। नताशा ने कहा, ओ माय गॉड, इतना महंगा नेकलेस। सूर्यकांत ने बोला, तुमसे महंगा नहीं है जान। नताशा ने कहा, तुम्हारी इसी अदा पर जान देने का मन करता है। आई लव यू सूर्यकांत। कमाई का ये शॉर्टकट उसे बेहद पसंद आया। हर हफ्ते वो जुए के उस अड्डे पर जाने लगा। उन दिनों उसकी किस्मत उसके साथ थी, इसलिए उसने 1 रुपए भी नहीं गवाए और लगातार हो रही इन्हीं जीतों ने उसका मनोबल बढ़ा दिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि उसने नताशा को भी यह नहीं बताया कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। उसने सिर्फ यह बोला कि वो कोई बिजनेस कर रहा है। उसे एक तरह से घमंड हो गया था।
कि ताश के पत्ते तो उसके गुलाम हैं। वह हर बाजी जीतेगा, लेकिन हर बार जुए में जितना संभव तो नहीं था। एक बार हारने का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो अपनी सारी जमा पूंजी हार गया। तब उसने उधर लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। पहले तो पैसे उधार लिए, धीरे धीरे ये रकम 5 लाख पहुंच गई और उसी रकम के लिए नागपाल उसे बार बार धमकी दे रहा था। नागपाल से बात कर सूर्यकांत लाइब्रेरी के अंदर गया। उसके माथे पर अब भी पसीना चमक रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों एक संतोष भी उसके चेहरे पर दिख रहा था। अभी कुछ देर पहले तक वो जिस किताब में डूबा हुआ था, उसे लग रहा था कि वो किताब उसकी सारी परेशानियों को हल कर देगी। उसने वो किताब इशू करवा ली। उसने उस किताब का अध्ययन किया और उसने तय किया कि वह उस किताब में लिखी साधना करेगा और अपनी सारी मुसीबत से न सिर्फ पीछा छुड़ाएगा, बल्कि शहर का सबसे अमीर आदमी भी बनेगा। सूर्यकांत के सारे कर्ज उतर गए थे। एक एक पैसे के लिए तरसने वाला सूर्यकांत आज महंगी से महंगी गाड़ी में घूमने लगा था। वो बड़े से बंगले में रहने लगा था। बहुत सी फैक्ट्री का वो मालिक भी था। अब जो चीज उसे पसंद आ जाती वह उसकी हो जाती। बड़ी बड़ी पार्टियों में वो ज्यादा महंगी से महंगी शराब पीता। हालांकि इन पार्टियों में कोई औरत अगर सूर्यकांत के करीब आने की कोशिश करती तो वह औरत कुछ पलों के बाद उसे मरी हुई मिलती। सूर्यकांत को यह सब बहुत अजीब तो लगता और फिर उसे शमशान साधना की वो आखिरी रात याद आती। यह उसकी साधना का ही 41वां दिन था जब यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई थी। उसके आने से वहां पर इतनी रोशनी हो गई थी कि सूर्यकांत की आंखें चौंधिया गई थीं। हालांकि उसने तब भी अपनी आंखें नहीं खोली। यक्षिणी ने उससे कहा, सूर्यकांत मैं आ गई हूं, अपनी साधना समाप्त करो। सूर्यकांत ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने एक सुंदर औरत खड़ी थी। वह उस औरत को देखता ही रह गया। इतनी सुंदर औरत न तो उसने कहीं देखी थी और न ही किसी से ऐसी औरत के बारे में वो सुना था। यक्षिणी ने कहा, सूर्यकांत, इतना घूर कर देखने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। तुम्हें मुझे बिना विवाह किए अपनी पत्नी की तरह रखना होगा। तुम मुझे हर वह सुख दोगे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। तुम्हें हर रात मेरे साथ कच्चे मांस और शराब का सेवन भी करना होगा। बदले में मैं संसार की महंगी से महंगी वस्तु तुम्हें दूंगी। और हां, आज के बाद किसी औरत को सपने में भी अपने पास मत आने देना, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। सूर्यकांत उस समय इतना खुश था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह यक्षिणी उससे क्या कह रही है। वह तो बस उसे घूर रहा था और उसकी हां में हां मिला रहा था। सूर्यकांत की दुनिया बदल गई थी। वह यक्षिणी उसके मन मुताबिक उसे सब कुछ दे रही थी। बदले में सूर्यकांत को भी यक्षिणी के साथ हर वो चीज करनी होती जो वो चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो चीज उसके पास नहीं होती वह उसके लिए परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसके पास वो आती है तो वह फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सूर्यकांत के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अकेला था। वह चाहता था कि वह अपना घर बसा सके। अब यक्षिणी के साथ विवाह तो नहीं किया जा सकता, वह पत्नी की जगह तो नहीं ले सकती थी। 7-8 महीने उसे अयासी भर जीवन और यक्षिणी का साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब ये चीजें उसे अच्छी नहीं लगती थीं। वह बोर हो गया था इन सब से। उसे अचानक नताशा की याद आने लगी। हालांकि बीच में नताशा उससे मिलने आई थी, लेकिन वह उस समय काम वासना में इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि उसने उसे इग्नोर कर दिया। नताशा को लगा कि पैसे आने के बाद सूर्यकांत बदल चुका है, लेकिन अब नताशा के बिना वह रहने वाला था। उसके आगे उसका मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा था। नताशा के नरम हाथ जब उसके गालों को सहलाते थे तो वह दुनिया की सारी टेंशन भूल जाता था और उसके साथ चाय की टपरी पर बैठना, बाइक में फुल स्पीड में घूमना, सड़क के किनारे होकर दोनों का गोलगप्पा खाना और सारी दुनिया भूल जाना। उसे पुरानी सारी यादें परेशान करने लगी थीं। एक दिन वो तैयार होकर नताशा से मिलने उसके घर जा रहा था। तभी यक्षिणी ने उसका रास्ता रोका और उससे प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सूर्यकांत का मन पूरी तरह उससे भर गया था। उसने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे कर दो,
अब मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी। मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। सूर्यकांत ये भूल गया था कि यक्षिणी उसके द्वार पर खुद नहीं आई थी, उसने उसे बुलाया था। वह इस किताब में लिखी ये बात भी भूल गया था कि यक्षिणी को सिद्ध तो किया जा सकता है, लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता, और उसकी मांग इनकार करना मतलब बर्बादी की शुरुआत। उसके फोन की घंटी बजी। किसी ने उसे बताया कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। सूर्यकांत भागा भागा अपनी फैक्ट्री की ओर गया, लेकिन वहां सिर्फ राख ही बची थी। उसे समझ में आ गया कि हो ना हो यह सब यक्षिणी को इनकार का ही परिणाम है। लेकिन अब उसे उस फैक्ट्री का मोह नहीं था, बस उसे नताशा चाहिए थी। वो नताशा के घर पहुंचा। बहुत देर तक उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर लटके ताले पर गई। यहां तो ताला लटका है, लगता है नताशा कहीं बाहर गई है। वह वापस लौटने ही वाला था कि तभी दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। उसने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसकी चीख निकाल गई। उसने देखा कि नताशा पंखे से लटकी हुई है। उसकी आंखें बाहर की ओर निकाल गईं और उसकी गर्दन में फांसी लगी हुई है और उसकी जीभ बाहर की ओर है, और उसी कमरे में यक्षिणी नताशा को अपनी आंखों से घूर रही है। सूर्यकांत ने अमीर होने के लिए, तरक्की पाने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली के खाली रह गए।